morning, dear student. Today, class 9, we discuss about natural resources. Dear student, you know that what is natural resources? Natural resources क्या है? ठीक है ना? Natural resources, everything present on the earth which is used by living beings is called natural resources. ठीक है। इन्वायरमेंट में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितने भी थिंग्स है जो ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आर फाउंड इन टू फॉर्म। नेचुरल रिसोर्सेस जो होते हैं पूरे अर्थ में पाई जाने वाली वे सभी थिंग्स दैट may be living or non-living used by human being is called as natural resources. तो natural resources are in the form of two kind. Natural resources दो प्रकार के होते हैं, non-living और दूसरा होता है living। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग, एक को आप कहते हैं एबायोटिक यानी नॉन लिविंग और दूसरे को क्या कहते हैं? बायोटिक यानी लिविंग। ठीक है, इसके अंतर्गत प्लांट एंड एनिमल ये सभी आ जाते हैं जो कि हमारे पूरे अर्थ पर पाए जाते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल होते हैं उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। अब ये इसके अंतर्गत एबायोटिक के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? वाटर, एयर, सॉयल। ठीक है, तो वाटर को हम नेचुरल रिसोर्स, एयर रिसोर्स, सॉयल को भी क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स। एंड अब ये सारे नेचुरल रिसोर्स पूरे लाइफ में किसी न किसी तरह से ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस मुख्य रूप से करने वाले हैं द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेटिक कंट्रोल। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अगर सपोज करो कि ये अर्थ है, ठीक है, सपोज करिए कि ये अर्थ है, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एयर की एक लेयर, थिक लेयर बन जाती है और उसी एयर की थिक लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर, इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर जो होता है उसको हम उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट काइंड की गैसेस होती हैं। एटमॉस्फेयर कॉन्सिस्ट डिफरेंट गैसेस। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट काइंड की आर्गन, ये सारी गैसेस क्या होती है? पूरी पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और इन्हीं गैसों के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर कहते हैं।
तो ये एटमॉस्फेयर किस प्रकार से क्लाइमेटिक कंट्रोल करता है, मौसम को किस प्रकार से कंट्रोल या वेदर को किस तरह से ये कंट्रोल करते हैं, इसी की स्टडी करेंगे। वी नो दैट आप देखते हैं कि दिन के समय में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और रात के समय में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरिंग डे टाइम temperature increase and during night टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ देखिए, डे के समय में क्या होता है कि ये सोलर एनर्जी है, ये क्या है, सोलर एनर्जी, सन, और ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फियर है। क्या है? एटमॉस्फियर, एयर। तो सोलर एनर्जी से लाइट के रूप में जो हीट आती है वो पूरे अर्थ को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। क्या करती है? गर्म करती है, ठीक है। लेकिन जब नाइट का समय होता है तो यही एनर्जी जो हीट के रूप में एब्जॉर्ब की जाती है वो रिफ्लेक्ट करती है, बाहर की तरफ जाती है। तो जब ये बाहर की तरफ जाती है तो उस कंडीशन में जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी होती है वो एटमॉस्फियर में उस एनर्जी का कुछ अमाउंट रुक जाता है, ठीक है। तो दिन के समय में ज़्यादा हीट हो जाती है और रात के समय में यही जो है रिफ्लेक्ट करती है हीट को, जिसके वजह से दिन के समय में क्या हो जाता है कि इतना पार्ट पूरा पृथ्वी का गर्म हो जाता है जहाँ पर सनलाइट पड़ती है। लेकिन जब रात का समय होता है, सनलाइट नहीं होती है, तो जो एनर्जी होती है वो हीट रहती है, और हीट हमेशा अप साइड में रेज करती है। जब अप साइड में रेज करेगी तो ये पूर्ण रूप से हीट क्या हो जाएगी, एक्सपायल करेगी, यानी बाहर एयर के रूप में निकलेगी, जिसकी वजह से रात के समय में ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी के माध्यम से देखें, ठीक है, तो एक छोटा सा बीकर ले ले दो, ठीक है, क्या कर ले, एक बीकर ले ले, और इसमें हम थर्मामीटर को लगा दें। किसको? थर्मामीटर, ठीक है, और इसमें हम पानी भर ले। किसको भर ले? पानी, H2O, और एक और एनदर बीकर ले ले, ठीक है, और इसमें भी थर्मामीटर लगा ले, ठीक है, और इसमें हम क्या भर ले, सॉइल या मिट्टी के कण। इसमें हम क्या ले लें, सॉइल, सैंड, इन सब चीज को ले लें, ठीक है, और इसको हम सनलाइट में क्या कर दें, छोड़ दें। कितने समय के लिए? 3 आवर, ठीक है, 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। तो हम देखते क्या है कि जब सनलाइट इन दोनों पे पड़ेगी तो दोनों गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सैंड मोर हीटेड, ये
भी हीटेड होगा, ये लेस होगा। कैसा होगा? लेस हीटेड। तो ये सैंड जो है, सैंड वाला बीकर काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, और ये वाटर वाला क्या होता है, वो इसकी तुलना में कम गर्म होता है। ठीक है। लेकिन नाइट के समय में ये हीट फिर रिमूव करते हैं। हीट क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इसीलिए दिन के समय में जो सॉइल का क्रस्ट यानी क्रस्ट पार्ट होता है जो अर्थ का, वो जल्दी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और उसी के साथ वह हीट को इमिट भी कर लेता है। ठीक है। हीट को क्या करता है? इमिट भी कर देता है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि द प्रोसेस ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग एंड हीट रिलीजिंग इज मोर देन सॉयल एंड उसी प्रकार से। तो अब यहाँ देखिए, सॉयल का जो पार्टिकल है, ये क्या है? सॉयल पार्टिकल। ये बहुत तेजी से गर्म होते हैं एज कंपेयर टू वाटर के। ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पूरे पार्ट को हम किसी कमरे में ले जाके रख दें जहाँ पर लाइट ना हो, तो कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो थर्मामीटर लगाए हैं उसमें टेम्परेचर को मेजर करें तो इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन इसमें टेम्परेचर कम होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता है। किसमें? वाटर में। तो इससे ये हमको पता चलता है कि सैंड जो है वो तेजी से गर्म और तेजी से ठंडा होता है, और वाटर जो है वह धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉयल, और इसमें टेम्परेचर जो है धीरे धीरे फॉल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि it is the property of everything that can absorb more and that can emit। ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो कोई भी सबस्टेंस ज़्यादा हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, तो वो हीट को ज़्यादा इमिट भी करता है। आगे हम देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं और देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इन्हीं कारणों से डिफरेंट काइंड के क्लाइमेटिक चेंज के लिए ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विंड। क्या आएगा? विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी? द मूवमेंट ऑफ एयर और विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर और विंड। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कहा कि एयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के चारों तरफ क्या होता है? कवरिंग बनाए रखता है। और एयर में प्रॉपर्टी होती है कि जब एयर गर्म होती है तो वह तेजी से मूव करती है। क्या होती है? तेजी से मूव करती है, क्योंकि वह एक
सीधे डायरेक्शन में जाती है। लाइक दैट, अगर ये एटमॉस्फियर है, पूरा एयर है, तो इसमें एयर क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में वो ब्लो करती है ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इनका बढ़ता है, ये स्ट्रेट अप की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। जैसे इसका एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एयर ब्लो करती है। तो यहाँ पर अगर हम एक बीकर ले लें, क्या ले लें, एक बीकर, और उसमें एक कैंडल ले लें, क्या ले लें, कैंडल। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, जला दें। ठीक है, बात समझ में आई। और इधर हम फिगर बनाते हैं, यहाँ सही नहीं हुआ है। ये एक बीकर है, ठीक है। और अब एक जलती हुई अगरबत्ती ले लें, क्या ले लें, जलती हुई अगरबत्ती। तो हम देखते हैं कि जब हम इस बीकर के पास इस जलती हुई अगरबत्ती को लाते हैं, तो प्रारंभिक स्टेज में इससे जो निकला हुआ स्मूग होता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन जब हम इसमें कैंडल को जला देते हैं, तो कैंडल के आसपास की जितनी भी एयर होती है वह हीटेड हो जाती, गर्म हो जाती है। क्या होती है, गर्म हो जाती है। और जो गर्म हो जाती है, तो ये सीधी अप की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करेगी, माइग्रेट करेगी, ऊपर की तरफ माइग्रेट करेगी। जिससे हमको ये देखने को मिलता है कि इस जलती हुई लौ के अगर हम पास ले जाए अगरबत्ती जलती हुई, तो ये जो ब्लो एयर है ये सीधे ऊपर की तरफ जाती है, जिसके थ्रू जो स्मूग होता है वो हमारा सीधा चला जाता है ऐसे। ठीक है, इससे ये पूरे एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। गर्म हवाएं किधर उठती हैं, ऊपर की तरफ उठती है। ऑल दीज फिनोमेना सो we looked experimentally heated air faster move। heated air क्या होती है, फास्ट मूव करती है, जबकि जो कूल एयर होती है वो आसानी से ब्लो करती रहती है, धीरे धीरे बहती रहती है। लेकिन गर्म हवाएं बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती हैं और ये स्टेट जाती है, जबकि बाकी जो एयर होता है एटमॉस्फेयर में, वह अगर कूल है तो वह नॉर्मली ब्लो करती रहती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम आपको ये बताना कि तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टू एक्सपेरिमेंट। यानी अगर हम देखें तो एयर भी एक प्रकार से जो वेदर या क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो एटमॉस्फेयर में एयर और सनलाइट, इन दोनों का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि क्लाइमेटिक चेंज करने के लिए। तो एटमॉस्फेयर किस प्रकार से जो है क्लाइमेट के परिवर्तन के लिए
यूजफुल होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम रेन के बारे में बताएंगे, हाउ कैन रेन इज फॉर्म।